भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल 2 दिन के दौरे पर मॉस्को पहुंच गए हैं। डोवल रूस के एनएसए निकोलाई पत्रुशेव के साथ साथ अन्य रूसी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए असलहा फराहम कर रहा है। यही वजह है कि मॉस्को में होने वाली बैठक से इस्लामाबाद में बेचैनी है। वाकई में इंडिया और पाकिस्तान दोनों की बात करें आज थोड़ी सी, तो इमरान खान साहब ने जो है अभी रिसेंटली जो लाहौर में जलसा किया है उसमें उन्होंने डॉक्टर जयशंकर जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के और बड़े लोगों के फेवरेट हैं और मेरे भी बड़े फेवरेट हैं वैसे, तो उनकी बड़ी तारीफ की है और उनकी वीडियो प्ले की है और कहा कि जी रशियन ऑयल के बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा जी हम तो लेंगे और कोई हमें डिक्टेशन नहीं दे सकता। इस किस्म 28 तारीख को IMF में मीटिंग होने वाली है जिसके बाद फंड्स रिलीज होंगे पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। GSP प्लस स्टेटस पे बातचीत चल रही है, अभी वहां से कुछ हमें दिख नहीं रहा। अमेरिका की तरफ से बहुत अच्छे फीलर्स नहीं दिख रहे। चाइना से पैसा नहीं आ रहा। पाकिस्तान टोटल आइसोलेशन की ओर क्यों जाता? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों अजीत डोभाल के रूस में अचानक से विजिट के बाद पूरी पाकिस्तानी मीडिया और चीन जो है वो एकदम से शौक हो गए हैं कि आखिरकार अजीत डोभाल अचानक से रसिया का दौरा उन्होंने क्यों किया। दोस्तों रसिया और भारत की जो दोस्ती है वो एक बहुत ही मिसाल वाली दोस्ती है और यह एक बहुत ही पुरानी और गहरी दोस्ती मानी जाती है। हमेशा से रसिया ने भारत को सपोर्ट किया है और भारत ने हमेशा रसिया का सपोर्ट किया है। दोस्तों अजीत डोभाल वहाँ से रसिया के अंदर से तेल ले रहे हैं। भारत हमेशा से रसिया के अंदर से तेल लेता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को इसी बात का जलन होता है कि आखिरकार रसिया हमें तेल क्यों नहीं देता है, वो भारत को क्यों देता है। और दोस्तों आप लोग को पता है कि जो पाकिस्तान है उसके यहाँ की जो कंडीशन है, उसकी आर्मी की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। उसको अपनी आर्मी की कंडीशन को बढ़ाने के लिए, अपनी सेना को मजबूत बनाने के पाकिस्तान यूक्रेन को गैर तरीके से हथियार सप्लाई के मामले में पकड़ा गया है। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा से गैर तरीकों में कई बार पकड़ा गया है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो ब्लैक लिस्ट में भी जाने को तय हो सकती है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिए, फिर मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। डोवल रूस के एनएसए निकोलाई पत्रुशेव के साथ साथ अन्य रूसी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए असलहा फराहम कर रहा है और अगर ये असलहा फराहम किया जा रहा है, किस किस्म का असलहा है इस वक्त सामने आती है, जिस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वो बरतानिया के दौरे पर मौजूद हैं। कंसर्न ज़रूर है कि क्या पाकिस्तान इमदाद के तौर पर यह सामान भिजवा रहा है। अगर तो पाकिस्तान हेल्प करने के लिए यूक्रेन को यह सामान भिजवा रहा है और इसके एवज कारोबार नहीं है, पैसे नहीं लिए जा रहे, तो फिर तो एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को यूक्रेन के साथ नत्थी कर दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट में आप साइड कर रहे हैं यूक्रेन के साथ और अगर वो आपसे वेपन्स परचेज कर रहे हैं। वैसे तालिबान का रवैया अभी खुले तौर पर भारत विरोध नहीं है, लेकिन भारत जानता है कि ISI के इशारे पर चलने वाले तालिबान पर भरोसा करना संभव नहीं है। तालिबानी सरकार में हक्कानी नेटवर्क के मंत्री हैं। हक्कानी नेटवर्क काबुल में भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल था। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने रूस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसलिए भारत रूस के साथ मिलकर तालिबान को संदेश देने की कोशिश में लगा है। संदेश ये कि उसका उद्देश्य तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं, बल्कि ISIS और अल कायदा जैसे संगठनों को रोकना है। इमरान खान आपके ख्याल से अचानक से जो है उनको अब पता लग रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो उनकी थी या जो उससे पहले रही है या अब रही है वो ठीक नहीं चल रही? जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब क्यों नहीं सोचा? तो वो ये होगा कि वो रात को 2 नफल नमाज पढ़े, उसके बाद वो जयशंकर साहब का इंटरव्यू सुने अकेले बिल्कुल, और उसके बाद इस चीज में रिफ्लेक्ट करें, सोचें, इस चीज से तफक्कर करें कि जयशंकर साहब हैं जो उनसे उनके अंदर ये हिम्मत, ताकत कहाँ से आई है और क्या बुनियाद है, क्या बेस है जिसकी बेस पे वो इंडिया के तरफ से इंडिया के तर्जुमान, इंडिया की जुबान बन के, भारत की जुबान बन के ही कह सकते हैं। या अगर खान साहब हैं जो उनसे मेरा वो मशवरा माने जो उनको मैंने आज से कोई कितने साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है, एक पर्सनल मीटिंग में उनको दिया था कि आप अपनी पार्टी को आप डेंग ज़ियाओपिंग की मिसाल लें कि डेंग ज़ियाओपिंग जो उनसे उन्होंने 1978 में जब कम्युनिस्ट पार्टी की वो लीडर बने तो वो खुद कभी फेस पे नहीं आए। उनका टाइटल डिप्टी सेक्रेटरी था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था ऑफ चाइना,
लेकिन उनकी जितनी नौजवान नस्ल थी उनको उन्होंने सामने रख के उनके जरिए अपने ख्यालात और अपनी चीजों को इम्पोज किया। और वो कि जो भी हुक्मरान होता है, चाहे वो पाकिस्तान में आया है, चाहे वो जमहूरी है या गैर जमहूरी है या नीम जमहूरी है जैसा भी उन्होंने वो अपने आप को बोला है, लेकिन असल में उन्होंने कभी भी जमहूरियत का रास्ता अपनाया नहीं है। असल में सब ने अपनी बादशाहत और बहुत हद तक फिस्तायत यानी फासिज्म का मुजाहरा किया है और अपनी विल के सामने किसी को मतलब और उसके अलावा हर कोई है जो सा वो घिर जाता है खुशामदियों में, जो उनको गलत मशवरे देते हैं, ऑल वेल बताते हैं, उनमें से कोई भी ये कोशिश नहीं करता कि वो खुद भी कभी हालात का जायजा ले ले। और अनफॉर्चुनेटली एवरीबॉडी थिंक्स दे इनएविटेबल एज वेल। और मेरा क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल आइसोलेशन जो हो रही है, उस आइसोलेशन से बाहर निकलने का कोई तरीका दिख रहा है या कितना आइसोलेटेड है इस समय पाकिस्तान? अच्छा, इसमें मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो किसी भी मुल्क के साथ जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं उसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है। खास तौर पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी आए, डेमोक्रेसी चलती रहे, और अगर उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो फॉरेन कंट्रीज थोड़ी सी हेजिटेंट होती हैं, रिलक्टेंट होती हैं उनके साथ, चाहे वो किसी तरह के भी रिलेशंस हों। डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो चलते रहते हैं, वो तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते। मुझे उसमें टू बी ऑनेस्ट, मैं जो इस चीज़ को देख रहा हूँ, मुझे कोई उससे बाहर निकलने का तरीका एक ही है कि वो स्टेबिलिटी आए, और वो हमें नज़र नहीं आ रही। यानी कि उसकी फाउंडेशन जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, उसकी स्टेबिलिटी है। लेकिन वो जो आगे लोग, उनके आगे जिन्होंने अकाउंटेबल होना है, वो अकाउंटेबल नहीं हो पा रहे, जिसके नतीजे में ये टेररिज्म और इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। और उसमें समहाउ मेरा ये भी ख्याल है कि शायद पॉलिटिशियंस भी उनको, जो रेडिकल फोर्सेस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया गया था, जिसको हम टू नेशन थ्योरी कहते हैं, उसी को वो भी इस्तेमाल करते हैं उन रिलीजियस फोर्सेस को अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। 28 तारीख को IMF में मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद फंड्स रिलीज होंगे पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस भी पाकिस्तान के बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। GSP प्लस स्टेटस पे बातचीत चल रही है, अभी वहां से कुछ हमें दिख नहीं रहा। अमेरिका की तरफ से बहुत अच्छे फीलर्स नहीं दिख रहे, चाइना से पैसा नहीं आ रहा। पाकिस्तान टोटल आइसोलेशन की ओर क्यों जाता दिख रहा है एहसान साहब? तो उस हवाले से और ये एक साइकिल है कि वो बार बार जब गवर्नमेंट चेंज होती है, वो उसको हम अकाउंटेबल नहीं कर सकते, तो अकाउंटेबिलिटी का उसके अंदर बहुत बड़ा एलिमेंट होता है कि उसमें कोई अकाउंटेबल नहीं है। गवर्नमेंट तो आएगी तो चली जाएगी, अब रियासत है उसके अंदर। टेरर इतनी प्रॉब्लम दे रहा है पाकिस्तान को कि उसकी इंटरनेशनल इमेज खराब हो रही है, पैसा नहीं आ रहा, तो इस टेरर को प्यार से संभाल के क्यों रखा हुआ है पाकिस्तान ने? क्या पाकिस्तान टेरर से छुटकारा नहीं पा रहा? इसमें आप उसमें से कंपनी की एक मिसाल ले लेते हैं कि कंपनी के अंदर अगर सीईओ बार बार बदलते रहें तो आप तो कंपनी को पकड़ेंगे, तो वो जो बाद में आएंगे वो कहेंगे मैं तो था ही नहीं उस वक्त। और स्टेट थोड़ी सी डिफरेंट तरह की कंपनी है, क्योंकि इसमें सोवरेनिटी का एलिमेंट भी शामिल है। तो सोवरेनिटी के एलिमेंट में आप फिर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिन्होंने उसके अंदर करप्शन की होती है, या तो कोई ऐसा इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई एक इनोवेशन हो जाए कि वो उन लोगों तक पहुंचा जाए कि जिन लोगों ने वो पैसे। मतलब दोस्तों, वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से अजीत डोभाल के रसिया के अचानक से दौरे के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके अंदर में एकदम से खलबलाहट सी नज़र आ रही है कि आखिरकार जो अजीत डोभाल हैं वो रसिया का विजिट क्यों किए। दोस्तों, रसिया विजिट करने के बाद चीन से लेकर पाकिस्तान तक पूरा सन्नाटा सा पड़ा हुआ है। दोस्तों, अभी चाइना के ऊपर भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और पाकिस्तान की खैर तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि लोग अब उस पर थूकना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है उसकी आर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है कि वो बलोचों का सामना नहीं कर पाती है, और बलोच जो आर्मी है वो हमेशा पाकिस्तानी आर्मी के फ़ौजियों को टपकाते रहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की जो आर्मी है और जो डिफेंस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, उनके यहाँ अच्छे हथियार तक नहीं है। और दोस्तों, रसिया और यूक्रेन मामले के अंदर में युद्ध के बाद
पाकिस्तान गैर तरीके से यूक्रेन को हथियार सप्लाई के मामले में पकड़ा गया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर से अपनी पूरी दुनिया के अंदर में नाक कटा दी। एक तो वैसे ही पाकिस्तान के पास अपना डिफेंस जो है वो एकदम से बेड़ा गर्क पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको हथियार गैर तरीके से बेचनी है क्योंकि उसको पैसे चाहिए, और पैसे के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, किसी के पैरों में भी गिर सकता है और वो किसी को मार भी सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।